गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि ये स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर करवा दिया था और आप बच्चों की डिमांड थी कि सर इसके एग्जाम्पल करेक्ट फॉर्म के रूप में एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रकार हम स्टडी करें ताकि कम से कम समय में हम अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए मैं आज फटाफट उसी मुद्दे पे आता हूँ। अपना जो मेन टॉपिक है आज का वो रहेगा, मॉडल पेपर है ये क्वेश्चन का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब पूछी जाती है पेपर में कि करेक्ट फॉर्म को अपन किस प्रकार से हल करें ताकि कम से कम समय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। आज की अपनी जो मॉडल पेपर रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रहेगा। इनके एग्जाम्पल मैंने पुटअप किए हैं, साथ साथ में अन्य बेसिक इंफॉर्मेशन को भी, तो सामान्य जानकारियां इंग्लिश से संबंधित वो भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं। तो अगर आप तन और मन से पूरे 20 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका सोल्व हो जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बगैर किसी देरी के हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर आप बोर्ड पे आपके सामने पहला क्वेश्चन कहता है ही ऑलवेज लंच एट। ये सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो किस प्रकार हम इसकी पहचान करें, तो रिकॉग्नाइज कैसे करें कि कौन सा टेंस। देखो बच्चों, कोई भी अगर हमको सेंटेंस डाला जाता है तो एडवर्ब हमको दिया जाता है और उस एडवर्ब के माध्यम से, मोबाइल एलिमेंट के माध्यम से हम ये क्लियर कर पाते हैं कि टेंस कौन सा है। अगर इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको एक वर्ड मिला, बताइए मुझे कौन सा मिला। आप कहेंगे सर ऑलवेज मिला। बताइए ऑलवेज कौन सी टेंस का एडवर्ब होता है। देखिए वर्ड ऑलवेज हो गया, मैं लिख रहा हूँ फटाफट आप देखिए। डेली हो गया, ऑफन हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया और बहुत से एडवर्ब हैं। स्केर्सली हो गया, इसके अलावा ओकेजनली हो गया, ओकेजनली हो गया, ऑफन हो गया, इसके अलावा हैबिचुअल वर्क, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब के सब एडवर्ब कौन सी टेंस को शो करते हैं। ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एडवर्ब करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है इसको टेंस की नींव माना जाता है। अगर ये टेंस हमने सही से क्लियर कर लिया तो वास्तव में टेंस का जो हमारा अधूरा नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऑलवेज है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सी वर्ब है जिसको अपन कट कर सकते हैं। देखिए ये जो वर्ब है ना, तो मैं कट कर सकता हूं ऑप्शन को, क्योंकि इज टैकिंग नहीं हो सकता, ये तो कंटिन्यूअस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। तो कितनी वर्ब बच गई, टैक बच गया, टुक बच गया, टैक्स बच गया। इसको मैं कट कर सकता हूं क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग तो पास्ट टेंस में होता है, टुक है ही पास्ट फॉर्म। तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, 2 बचे, एक बच गया टैक और एक बच गया टैच। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य के रूल्स को याद कीजिए। अगर वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और वर्ब के बारे में मैंने बताया है कि वर्ब मूल अवस्था में प्लूरल होती है, साथ आप एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब कौन सा रूप धारण करती है, सिंगुलर का रूप धारण करती है। देखिए इसका सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर है, साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, टैक्स का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब है। चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। दूसरा जो एग्जांपल कहता है आई माई शूज दिल्ली। आई माई शूज दिल्ली। कोई भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें तो जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा प्रश्न को पहले समझने का प्रयास करें ऑप्शंस के माध्यम में। यानी कि एडवर्ब ये एकमात्र आधार नहीं होता सेंटेंस को सही करने का, हमें कई अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है कि इसमें कौन सी चीज शूट नहीं करती। तो चलिए आपने डेफिनेटली देख लिया कि सर डेली आ गया, तो डेली देखते कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या ये सेंटेंस में पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, दोनों ही बन सकते हैं, जरूरी नहीं इंट्रोगेटिव तो बन नहीं सकता, ये पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन ऑप्शंस का चयन करूंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, पुट ऑन, ये सब के सब ऑप्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। हम क्लियर करेंगे एक एक को कौन सा कैसे नहीं आ सकता। मैंने लिखा पहला ऑप्शन आई डू नॉट पुट ऑन। देखिए अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो क्या मैं इस ऑप्शन को ले सकता हूं, फटाफट बताइए मुझे क्या ऑप्शन आ सकता है। ध्यान से देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ये फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका संबंध एचवी के साथ होता है, एमवी के साथ उसका एग्रीमेंट नहीं होता। अगर मैं आई को देखूं तो आई प्लूरल है, इट मींस यहाँ पे मैंने एग्रीमेंट कर दिया, इसको डू दे दिया, डू के बाद नोट दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है, नहीं होता, नहीं होता, और इसमें कर रखा है, इट मींस क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लीजिए आई डज नॉट पुट ऑन। पुट ऑन होता है पहनना,
सेंटेंस बन रहा है कि मैं हमेशा जूते नहीं पहनता। आई डज नॉट पुट ऑन, यहां देखिए यही गड़बड़ हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट व वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो हमेशा एचवी के साथ होता है। इसके डज यानी कि क्रिया को डू को सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ क्या लगाया गया, केस लगाया गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा और प्लूरल होगा तो क्या आएगा, डू आएगा। तो डज का प्रयोग नहीं हो सकता आई के साथ, इट मींस ये भी गलत है। तीसरा देखिए, आई डू नॉट पुट ऑन एकदम सही बैठ रहा है, यानी कि जो एच बी वो प्लूरल है और इसको भी क्या रखा है, एस एस नहीं लगाया, प्लूरल लगाया है। आई डू नॉट पुट ऑन माई शूज, दिल्ली में हमेशा अपने जूते नहीं पहनता। तो ये ऑप्शन अपना क्लियर हो जाता है। पुट जॉन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आई प्लूरल है, इट मींस ये गलत हो गया पुट की वजह से, ये गलत हो गया डज की वजह से, तो ये गलत हो गया कि इसमें साधारण वाक्य अगर मैं बनाऊं, साधारण वाक्य में आई के साथ पुट नहीं आएगा, क्या आएगा, आएगा। तो अपने दो एग्जांपल क्लियर हो गए। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको प्राय एग्जाम में पूछा जाता है और हम गलती करते हैं इसमें, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। यानी कि हम पढ़ना है ना, पढ़ना कोई चीज को याद करना इतना मुश्किल है नहीं जितना हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना रखा है, हमने जटिल बना रखा है। ध्यान से रूल्स को पढ़िए, समझिए, सब कुछ हो जाएगा। रटना नहीं है, सीखना है। इंग्लिश एक भाषा है, भाषा को कभी रटा नहीं जा सकता, भाषा को समझना पड़ता है। पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। हियर टुमारो, यहाँ कल। अब देखिए ज्यादातर बच्चे का आंसर फटाफट दीजिए, आप क्या आएगा। ज्यादातर बच्चे हैं वो आंसर में टुमारो को देखकर विल कम की तरफ भाग रहे हैं, विल कम की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही शानदार सा मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि यहाँ पे एडवर्ब देखिए, आप कहेंगे सर डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन इस एडवर्ब को आधार मानकर हम इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट कंफर्म नहीं कर सकते, कुछ अन्य एंगल्स भी हमें देखना पड़ता है। देखिए बच्चों, एक एक्ट है तो अपने बोलते हैं फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम, या फिर जिसको अपन फिक्स्ड प्लान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड प्लान। पहले मैं आपको बताऊंगा ये चीजें क्या है। फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान का मतलब होता है कि भविष्य की कोई निश्चित योजनाएं तो समय पे, तय समय पे होगी। जैसे मैं कहूं कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, कोई ऑफिशियल टूर हो या कोई राजनेता हो या कोई मान लीजिए प्रेसिडेंट की बात हो रही हो या प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही हो या प्रेसिडेंट की बात हो या फिर मान लीजिए कोई ऐसी व्यक्ति की बात हो रही हो जो गरिमामयी पद पे हो या फिर कोई ऑफिस की बात हो रही हो। जैसे स्कूल में कहूं कि हमारा विद्यालय अगले 1 जुलाई को खुलेगा, हमारे एग्जाम अगले महीने से आयोजित होंगे, तो ये फिक्स्ड प्लान है भविष्य के, यानी ऐसी प्लानिंग तो अवश्य ही कंप्लीट होगी। मैंने कहा कि हमारे एग्जाम अगले महीने की 20 तारीख से शुरू होंगे, डेट कंफर्म, मतलब उस शुरू होंगे। एक या मैं यह कहूं कि मैं कल आपको टेंस पढ़ाऊंगा, मैं कल आपको टेंस पढ़ाऊंगा, ये भावी योजना नहीं, कॉमन पर्सन की योजना की बात नहीं कर रहा मैं। कोई जिम्मेवार पद पे बैठा व्यक्ति या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सरकारी संस्था अगर अपना फिक्स्ड प्लान बनाती है तो उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं होता। चलिए आप तय कीजिए, मेरे को बताइए कौन से टेंस का वाक्य है। मैंने कहा कि राहुल कल जयपुर जाएगा, नॉर्मल भविष्य की मैं घोषणा कर रहा हूँ, राहुल का जाना या नहीं जाना तय नहीं है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं कहूँ मुख्यमंत्री कल जयपुर जाएंगे, एक जिम्मेवार व्यक्ति है, डेफिनेटली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाएगा। मैंने कहा कि मैं परसों कोई गांव का नाम दे दूं, वहां जा रहा हूं, शहर का नाम दे दूं, वहां जा रहा हूं, ये आप एक भविष्य की मतलब योजना ने मान के भविष्य का कोई भाई प्रोग्राम मान सकते हैं। लेकिन मैं कहूं कि हमारा जो स्कूल है वो 1 जुलाई को खुलेगा, ये डेफिनेट प्रोग्राम है, निश्चित प्रोग्राम है। तो ऐसा प्रोग्राम जो डेफिनेट हो, निश्चित हो, उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट के एडवर्ब की होते हुए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस फैक्ट को मैंने पीछे वीडियो में काफी एक्सपेंड बताया है। तो अगर अपन इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लेके जाएं तो विल कम नहीं हो सकता, सेल कम नहीं हो सकता, 2 बच गए। हम सिंगुलर है प्लूरल है, बताइए। सिंगुलर है तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, कम का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कहता है, बड़ा ही शानदार, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। मॉम, मम्मी, स्लेप्ट, इट, स्लीपिंग, आर स्लीपिंग, नन। देखो बच्चों, प्रत्येक वाक्य में एडवर्ब का मिलना जरूरी नहीं होता, अन्य फैक्ट के माध्यम से भी हम टेंस का पता लगा सकते हैं। हमारी मूल समस्या ये है कि पेपर में जो सेंटेंस आता है हम कैसे पहचाने कि वो कौन सा टेंस का है। तो आपको नॉर्मली ये नहीं मानना है कि एडवर्ब के माध्यम से हम पहचाने, अन्य तथ्य भी हो सकते
इनके माध्यम से भी टेंस की पहचान की जा सकती है। देखिए इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन एक दूसरा तथ्य इसमें काम कर रहा है। क्लास में बच्चों मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए ना वाक्य, ये सेंटेंस मैंने जरूर बताया आपको, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। डोंट मेक ए नॉइज, याद कीजिए जो वाक्य आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जो वाक्य डू नॉट से शुरू होते हैं, और जो वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या फिर जो वाक्य लेट से शुरू होते हैं, ये कौन से प्रकार के वाक्य हैं? क्या ये सिंपल है, क्या ये इंट्रोगेटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये ऑप्टेटिव है, क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, क्या ये इंपरेटिव है? बताइए, याद आया होगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ओपन योर माउथ, ओपन योर बुक, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर, कम हियर, सबके सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। डू नॉट से डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टच मी, डोंट टच द फ्लावर, डोंट गो देयर यानी निषेध। प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी योर बुक, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, लेट अस गो ए मूवी। ये सब के सब इंपरेटिव सेंटेंस हैं। और ये देखिए आप पहचानिए कौन सा सेंटेंस इंपरेटिव है। यानी पहला सेंटेंस अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस मिलता है, रूल ये बन रहा है, पहला सेंटेंस कौन सा मिलता है बच्चों? इंपरेटिव मिलता है। और सेकंड सेंटेंस में वर्ब को पूछा जाता है, उसमें हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अगर ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा। तो देखिए मॉम, मदर को कहा गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या स्लेप्ट आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एचवी इज आर एम होती है। ये इज आर मतलब इन दोनों में से एक क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। बताइए इज स्लीपिंग आएगा तो आर स्लीपिंग आएगा। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे सर इज स्लीपिंग आएगा, बिकॉज मदर इज सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज आएगा, कंटीन्यूअस में प्लूरल हो तो आर आएगा, और आई हो तो क्या आएगा, एम आएगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर आया इज स्लीपिंग। अपने बातों में 4 क्वेश्चन हल हो गए। 5 नंबर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन, बड़ी ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, सामान्य सी जानकारी है। ये छोटी बात है लेकिन इनकी जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। हम जब भी ग्रामर पढ़ते हैं सबसे पहले हम टेंस से करते हैं, बेसिक कंसेप्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कोई मकान बनाते हैं उसकी नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज को आप तब समझ पाओगे जब उस लैंग्वेज के बेसिक रूल्स, बेसिक कंसेप्ट को आप पढ़ पाएंगे। ये कह रहा है कि वर्ब, विच वर्ब इज नोन एज रेगुलर वर्ब, इनमें से कौन सी वर्ब है वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों तो वर्ब है ना, इसको कई प्रकार से डिवाइड किया जाता है, लेकिन वर्ब का एक प्रकार है रेगुलर वर्ब। कौन सी? रेगुलर वर्ब। और एक वर्ब का प्रकार है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब यानी 2 प्रकार हो गए, एक वर्ब कहते हैं रेगुलर, एक कौन कहते हैं इरेगुलर। और ये टाइप वहां लागू होता है जब हम टेंस की फॉर्म्स पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। वहां रेगुलर और इरेगुलर का मैटर आता है। अब मैं बात करता हूं, देखिए 2 वर्ब लिखता हूं मैं, ले लेता हूं। मैंने लिखा ईट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों? पास्ट फॉर्म एट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन हो जाएगी। ईट समझिएगा, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। ईट, एट, ईटन। पुट की तीनों क्या हो जाएगी? पुट, पुट, पुट। गो की गो, वेंट, और थर्ड क्या हो गई? गॉन। पर पलक की पलक्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनेगी? पलक्ट। क्या अंतर समझ? जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है? ईडी का प्रयोग करना पड़ता है। इस फॉर्म के साथ हमें ईडी का प्रयोग करना पड़ता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो बोलते हैं रेगुलर फॉर्म। कौन सी बोलते हैं? रेगुलर फॉर्म। एक एग्जांपल और बताइए मुझे फटाफट, आप कमेंट बॉक्स में जाकर 2-4 मुझे जो रेगुलर वर्ब है उनके एग्जांपल भेजेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ एक बार आपको, मैंने लिखा प्ले। बताओ बच्चों प्ले कौन सी है? रेगुलर है कि इरेगुलर है? मैंने कहा है जिस क्रिया की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी और ईडी का प्रयोग किया जाता है वो रेगुलर वर्ब है, और जिसके साथ डी या ईडी का प्रयोग नहीं होता वो इरेगुलर वर्ब है। मतलब इट क्या हुई? इरेगुलर। पुट क्या हुई? इरेगुलर, क्योंकि कहां भी डी और ईडी नहीं है तो इरेगुलर। बट पलक क्या है? ये रेगुलर वर्ब है। जैसे प्ले क्या है? रेगुलर है। प्ले, प्लेड, प्लेड। जैसे मैनेज, MANAGE, सेकंड फॉर्म मैनेज्ड और थर्ड फॉर्म मैनेज्ड, ईडी लगा ना, तो जिस क्रिया के साथ ईडी का प्रयोग होगा
सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वो रेगुलर वर्ब होगी। जैसे मुझे एक वर्ब बता दीजिए आप, मैंने बोला स्विम, रेगुलर है या इरेगुलर है? अब जवाब दीजिए, स्विम रेगुलर या इरेगुलर? आप कहोगे सर इरेगुलर, क्योंकि ईडी का प्रयोग नहीं हो रहा। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। फाइंड आउट, पता लगाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। जो इस प्रयोग नहीं हुआ या हुआ जो समानार्थी वाक्य होंगे वो आंसर नहीं होगा। डेफिनेटली हो सकता है एक से ज्यादा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हों। चलो पहला वाक्य देखते हैं। आई ऑफन कम हियर, कि मैं प्राय यहाँ आता हूँ, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? आप कहोगे सर डेफिनेटली, क्योंकि ऑफन का प्रयोग हुआ है। ऑफन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, द मून सेट्स इन द ईस्ट, जो चंद्रमा है वो कौन सी दिशा में अस्त होता है? पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सी टेंस में आता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए। वुड फ्लोट्स ओवर वाटर, लकड़ी पानी के ऊपर क्या करती है? तैरती है। कौन सा हुआ? साइंटिफिक फैक्ट हुआ। यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी इडियम, ये सब के सब जो तथ्य हैं वो कौन से टेंस में जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। इट मींस ये तीनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। इसमें ऑफन एडवर्ब आ गया, ये अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये अपना साइंटिफिक फैक्ट है। ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए, इससे शुरू हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इट मींस ये इंपरेटिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का वाक्य नहीं है। इसका आंसर क्या हुआ? डी हुआ। आप कहोगे सर आप तो ये कह रहे थे कि पता लगाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा, तो भाई तीन हो गए ना, तो ये तीन तो उत्तर नहीं हो सकते। चौथा हुआ जो अलग है। तीन गुड राइट है, तो ये उत्तर नहीं ले सकते। ये इनकरेक्ट, इसका उत्तर लिया जाएगा कि ये इसका नहीं। देखिए हमें ये नहीं पूछा गया था कि बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा, मैं ये कहा कि पता लगाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कौन सा है। तीन है तो मतलब सही है, एक नहीं है इसका मतलब वो गलत है, तो वो उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन लीजिए, बड़ा ही शानदार। रहीम एवर एनी क्वेश्चन ऑन माई प्रोजेक्ट, ऑन माई प्रोजेक्ट, क्या इसमें कोई आपको ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा है जो कोई टेंस की तरफ इशारा कर रहा हो? आप कहोगे सर ध्यान से देखिए, फटाफट अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बनाया है मैंने, मेरे को तो आ रहा है। मैंने आपका नॉलेज चेक करने के लिए, ताकि बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाएं। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का अगर कोई वाक्य आता है तो डेफिनेटली हम उसको हल कर लेंगे। अगर कोई भी एग्जाम में हमको सफल होना है तो मॉडल पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। कोई प्रश्न गलत होता है, घबराना नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, हम इसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार हो सकता है, लेकिन एग्जाम के समय कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर इसमें नेवर आ गया ना, और नेवर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेवर का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो देखिए इसमें कौन सी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित नहीं है? देखिए बेटा रेज्ड नहीं है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट की होती है। ये भी हो सकती है, इसका भी यूज हो सकता है, इसका भी हो सकता है ना। तो वर्ब के सब्जेक्ट की तरफ जाए। देखो रहीम, ये दो वर्ब है, एक है रेज और एक है प्राइस। पहले तीन में अंतर समझिए, दोनों सेम या अलग अलग है। पहला वर्ड है जो ना रेज, RAISE, रेज का मतलब होता है उठाना, का मतलब क्या होता है? उठाना, क्या? कोई पर्सन या कोई मुद्दा। और राइज का मतलब होता है होना। अब देखिए आप, रहीम नेवर एनी क्वेश्चन ऑन माई प्रोजेक्ट की, रहीम कभी भी मेरे प्रोजेक्ट पे क्या नहीं उठाता? नहीं उठाता, ये तो हुआ ना। तो चलिए देखते हैं, रहीम सिंगुलर है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ एस का प्रयोग नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब नहीं हो सकती। तो अपने पास क्या बच गया? यही बच गया। रहीम नेवर रेजिज एनी क्वेश्चन ऑन माय प्रोजेक्ट, रहीम कभी भी मेरे प्रोजेक्ट पे कोई मुद्दा नहीं उठाता। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2 प्रश्न डाले मैंने एक साथ कंपैरिजन के लिए, ध्यान से देखिएगा पहले मेरे साथ। ए पोइट एंड से जोड़ा गया है फिलोसोफर। पोइट होता है बेटा कवि, और फिलोसोफर होता है दार्शनिक। ए पोइट एंड फिलोसोफर अब्सेंट टुडे, एक जो कवि है दार्शनिक है वो आज क्या है? अब्सेंट है। दूसरा वाक्य, पहले वाक्य देख लीजिए, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर, दोनों वाक्यों में कोई अंतर देख पा रहे हो? ध्यान से देखिए, दोनों में कोई उत्तर देख पा रहे हो? सब्जेक्ट में अंतर हाँ है। इसमें देखिए पोइट से पहले ए लगा है, फिलोसोफर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इससे पहले आर्टिकल, और इससे पहले भी क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। ये मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, जो टेंस का ही रूप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ए पोइट एंड ए फिलोसोफर अब्सेंट टुडे, देखिए
हम पहले ये कंफर्म करें कि कौन सा टेंस है। मैंने कहा कि अगर एडवर्ब नहीं हो तो भी हमको हल तो करना पड़ेगा ना। टुडे आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इसके साथ कंटिन्यूस मानते तो वो आईएनजी रूप जाना चाहिए था। तो मतलब ये प्रेजेंट का है तो हैड नहीं हो सकता, ये तो पास्ट है। वर नहीं हो सकता, ये क्या है, पास्ट है। प्रेजेंट की दो वो बच्ची कौन सी, हैव और इज। अब हमको ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो क्या आएगा बेटा, इज आएगा। प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव आएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई नाउन मिलती है, देखिए एक सूत्र है, कोई नाउन मिलती है और उसको जोड़ा जाता है एंड से, और फिर उसके बाद कोई नाउन मिल जाती है। ये स्ट्रक्चर तो अभी तक प्लूरल है। जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वो नाउन कौन सा रूप धारण करती है, प्लूरल रूप धारण करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक नाम लिखा मैंने आर्टिकल, आप बताएंगे आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और एक हो गया दैट। यानी इन नाउन से पहले या तो दोनों से पहले कोई आर्टिकल आता है, या एक से पहले आता है, दोनों से पहले नहीं आता है। या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, आर, ओवर, योवर, जब जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव। रूल ये कहता है जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, किससे, एंड से, दोनों से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आए तो उसको प्लूरल माना जाता है। अगर एक से पहले आए, एक से पहले नहीं आए तो उसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। यानी यही व्यक्ति फिलोसोफर है और यही व्यक्ति क्या है, कवि है। तो यहाँ पे देखिए ए पोइट एंड फिलोसोफर रूल के अकॉर्डिंग वह सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैव नहीं आ सकता, क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट देखिए इसी से जुड़ा है, तो देखिए ए पोइट एंड ए फिलोसोफर। अब की बार अंतर ये किया मैंने, इससे पहले भी मैंने आर्टिकल डाल दिया, इससे पहले भी क्या डाल दिया, आर्टिकल डाल दिया। और मैंने यही कहा है जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल मिले तो वो नाउन प्लूरल मानी जाएगी। अगर एक से पहले मिले और एक से पहले नहीं मिले तो उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो ये नाउन तो अपनी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। और प्लूरल हो गई तो टुडे प्रेजेंट की तरफ, टुडे प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है, प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो जो नहीं हो सकता, और इनके साथ एम भी नहीं हो सकता। कितने बच गए, इज और आर बच गए। अब इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, और ये अपनी नाउन कौन सी बनी, प्लूरल बनी। प्लूरल बनी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अपने क्वेश्चन हो गए 8। 2 नंबर देखिए, आई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ एडेज। कोई इसमें एडवर्ब आया, बड़ा इजी वाक्य, बहुत इजी, आसानी से देख पाएंगे आप। कौन सा एडवर्ब आया, नाउ एडेज। और नाउ एडेज कौन सी टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एट प्रेजेंट, दिस डेज, दिस टाइम, टुडे, नाउ, ये सब के सब वो एक्शन तो हमें ऐसा लगे कि वर्तमान में हो रहा है, इस वक्त हम बोल रहे हैं, जिस वक्त अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और ये एडवर्ब इसी का तो द्योतक है, इसी की तो सूचक है। तो नाउ डेज का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन से को कट कर सकते हो आप, एक तो हैव को कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैव नहीं आता। एक आप वोज को कर सकते हो क्योंकि ये पास्ट का है। कितने ऑप्शन बच गए, 2 बच गए। एक बच गया आर प्रिपेयरिंग, एक बच गया एम प्रिपेयरिंग। बताइए कौन सा आएगा, आई के साथ क्या आएगा, एम प्रिपेयरिंग। ये इसका सही आंसर हो जाता है। नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डे बाय डे। पॉपुलेशन होता है जनसंख्या, वर्ल्ड होता है संसार की, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। ने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन को इंक्लूड करना है तो बोलते वक्त जारी है। और ये कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है, रुका हुआ एक्शन है, सतत चलने वाली प्रोसेस है। और जो सतत चलने वाली प्रोसेस है उसमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ये देखिए डे बाय डे, डे बाय डे किसका द्योतक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपको कहीं भी डे बाय डे मिलता है, अगर ऐसा मिला एट दैट टाइम डे बाय डे, तो पास्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन पास्ट के कोई एडवर्ब नहीं मिले, ओनली डे बाय डे मिले। आई एम टीचिंग डे बाय डे, मैं दिन प्रतिदिन आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये दिन प्रतिदिन जो शब्द है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जाता है तो कौन सी ऑप्शन को कट कर सकते हैं, आप ही बता दो मुझे फटाफट के सर ये एक्शन नहीं आएगा, इसको आप कट करोगे। देख लीजिए, आप कहोगे सर ये नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्राइटेरिया क्या होती है, इज आर एम के साथ इज आर एम नहीं जुड़ा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। मींस वो भी कट हो गया और ये भी क्या हो गया, कट हो गया। दोनों तो आ ही नहीं सकते। है वेर क्या है, वो है। अपने पास कितने बचे, 2 बचे, इज बच गया, आर बच गया। इज इंक्रीजिंग
आर इंक्रीजिंग। अब आप बताएंगे कि तो नाउन क्या माने, वर्ल्ड को माने या पॉपुलेशन को माने? मैंने आपको बताया है, अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज मिले, नाउन प्लस आउ प्लस नाउन, इसमें ऐसा ही हो रहा है देखिए, यानी कि ये आपको नाउन मिला, उसके बाद आपको औ मिला, और उसके बाद आपको क्या मिला, नाउन मिला। वर्ब का सब्जेक्ट है जिसको अपन नाउन फ्रेज बोलते हैं, जो नाउन की जगह काम करे। अगर ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है तो आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, प्लूरल है तो वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। अब देखिए पॉपुलेशन होता है जनसंख्या, अब जनसंख्या सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ आपको सर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज इंक्रीजिंग आएगा, आर इंक्रीजिंग आएगा, आपको सर इज इंक्रीजिंग आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। क्वेश्चन होगी 11, 12 नंबर देखिए, बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा सुंदर। साहिल मील बिफोर ही गोस टू। अब आप कहोगी सर इसको हम ध्यान से देख रहे हैं तो एडवर्ब को नहीं पहचान पा रहे। हाँ मुझे भी पता है एडवर्ब को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और डाला है, मैं बताता हूं वो क्या है। अगर आपको एक सेंटेंस मिले, उसके बीच में आपको मिले बिफोर या आफ्टर, क्या मिले बेटा, बिफोर या आफ्टर। देखिए डबल सेंटेंस ही क्लोज है, बिफोर यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है और दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। साहिल मील बिफोर ही गोस टू स्कूल। अब ये जो कंसेप्ट है वो क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर आपको दो सेंटेंस को बिफोर या आफ्टर से कोई जोड़ के देता है, यदि एक सेंटेंस में पास्ट टेंस आया तो दूसरे में भी पास्ट आएगा। देखिए मेरे बात को ध्यान से, एक सेंटेंस में पास्ट आया तो दूसरे में भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। वो तब बात करेंगे जब पास्ट टेंस को हम पढ़ेंगे। बट मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि जब बिफोर और आफ्टर से जोड़ा जाता है और एक सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले तो दूसरे में भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। तो इधर वाला कैचअप कर लीजिए आप। साहिल मिल बिफोर ही गोज, बेटा क्या आया, गोज आया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग हुआ है, एस या एस का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, आप याद कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो फिर आप देखिए इसमें आंसर क्या निकल के आएगा। फिर आंसर आएगा आप कहोगे सर साहिल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, पास्ट वर्ब नहीं आ सकती, सेकंड नहीं आ सकता, क्या बच गया, टेक्स बच गया। साहिल टेक्स मील बिफोर ही गोस टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले साहिल भोजन लेता है, खाना लेता है। तो ये अपना एक नया रूल था। चलिए 13 नंबर सेंटेंस क्या कहता है, डोंट टॉक व्हाइल यू। ऐसा वाक्य मैं आपको पहले बता चुका हूं, सोचिए क्या आएगा। वाक्य की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। डोंट टॉक, बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब आप क्या करें, ड्राइविंग की बात हो रही है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, मैंने रूल बताया था, अगर पहला सेंटेंस आपको इंपरेटिव मिले, क्या मिले, इंपरेटिव, ये डोंट से शुरू होने वाला वाक्य बेटा इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरे में कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। तो दूसरे में आ जाइए, यू है, इट मींस प्लूरल वर्ब आएगी, इसके साथ यू के साथ क्या आना है, आर आना है। देखिए ये तो काट देंगे, कोज वाला नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्या बच गया, आर ड्राइविंग। डोंट टॉक, बातचीत नहीं करनी चाहिए जब आप क्या चला रहे हो, वाहन चला रहे हो, व्हाइल यू आर ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। प्रश्न हो गए 13। 14 नंबर देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न, वर्तमान करंट का प्रश्न है और हम सब भारतीय बड़े गर्व की अनुभूति करते हैं जब इस वर्ड का नाम आता है। These days, इन दिनों विक्रम लैंडर ऑन द मून, इन दिनों विक्रम लैंडर चंद्रमा पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ऑप्शन इसमें क्या मिला, एडवर्ब क्या मिला, these days, at present, nowadays, now। ये कौन से टेंस की तरफ इशारा करते हैं, कंटिन्यूस वर्ब की तरफ इशारा करते हैं, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूस। इन दिनों विक्रम लैंडर चंद्रमा पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ तो विक्रम लैंडर सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ बेटा, आप कहोगे सर सिंगुलर है। तो कंटिन्यूस क्रिया क्या होती है, इज, आर और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। तो विक्रम लैंडर के साथ क्या आना है, इज आना है। तो इज वाले निकाल लीजिए, ये आर नहीं हो सकता, ये वर्किंग नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी वगैरह एचवी आता नहीं, वाकड़ नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान में काम कर रहा था। आंसर क्या हो गया, इज वर्किंग। These days विक्रम लैंडर इज वर्किंग ऑन द मून। प्रश्न हो गए 14। 15 नंबर देखिए, सन अस लाइट, बड़ा शानदार इजी सा सवाल, तो बहुत बार पेपर में आता है। सूर्य हमें क्या देता है, रोशनी देता है। कौन सा कंसेप्ट है इसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है ये। और यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य उदय होता है, सूर्य चमकता है, सूर्य दिशा में उदय होता है, इस दिशा में अस्त होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐसा याद रखिएगा कौन सा टेंस आएगा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैबिचुअल वर्क, साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक एक्शन या फिर कोई इडियम या यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का द्योतक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट बात करते हैं। सन यानी सूचे, गैप तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो पास्ट हो गया। हैज गिवन नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, दो में ऑप्शन में रह गया। ये एक वचन है तो ये प्लूरल नहीं आएगा, क्या आएगा? गिव जाएगा। सन गिव द लाइट, सूर्य हमें क्या देता है? रोशनी देता है। नेक्स्ट देखिए बड़ा शानदार सा प्रश्न, गॉड यानी भगवान, इमोर्टल अमर है, भगवान क्या है? अमर है। एंड ह्यूमन मानव क्या है? नश्वर है। इमोर्टल का मतलब नश्वर और इमोर्टल का मतलब अमर। अब ये चीज तो यूनिवर्सल है, ये इडियम की तरह दे सकते हो। ये तो हमेशा से चलने वाली प्रोसेस है कि भगवान अमर है और इंसान क्या है? नश्वर है। भगवान के द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु इमोर्टल है, एकमात्र गॉड क्या है? इमोर्टल है। तो कंफर्म है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ बात कर रहा है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन काट सकते हैं। हमने बात ये की थी कि हमें आती तो ग्रामर जरूर है, लेकिन पेपर के टाइम में ऐसा क्या करें कि हम जल्दी से जल्दी कम समय में प्रश्न ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें और हमारे प्रश्न गलत कम हो, सही क्या हो? ज्यादा हो। इसमें देखिए आप बोझवर को काट सकते हैं, सर ये प्रेजेंट नहीं है ना, तो मैं काट सकता हूँ कि बोझ इसमें क्या है? पास्ट है। कितने बच गए हमारे पास? दो ऑप्शन बच गए, इनमें से उत्तर निकल के आना है। तो आप देखिए गॉड सिंगुलर है, प्लूरल है? गॉड सिंगुलर है, ह्यूमंस क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे तो वर्ब आएगी सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। अब आर तो सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल है, तो ये ऑप्शन तो गलत जा रहा है। कि जो सिंगुलर है और आर क्या है? प्लूरल है। सही आंसर क्या हुआ? ये गॉड इज इमोर्टल, वन आर मोर्टल। ये आपका 16 नंबर प्रश्न। 17 नंबर देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। वाटर यानी पानी, टेस्टलेस स्वादहीन। टेस्टलेस का मतलब क्या होता है? स्वादहीन। ऑर्डरलेस गंधहीन, ऑर्डरलेस का मतलब गंधहीन और कलरलेस का मतलब रंगहीन। साइंटिफिक फैक्ट है, विज्ञान का तथ्य है कि पानी स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन है। ये हमेशा ही था, है और रहेगा। और ये फैक्ट किस में चला गया? यूनिवर्सल ट्रूथ में चला गया। तो वाटर सिंगुलर है, प्लूरल है? आपको कि सर वोज को तो काट दो ना, नहीं आएगा। क्या एम आ सकता है? ये भी नहीं आएगा। अब क्या बचा? इज और आर बचा। तो वाटर के साथ बताइए मुझे इज आएगा का आर आएगा? सोचिए, इज आएगा या आर आएगा? ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर आएगा, इज आएगा क्योंकि पानी सिंगुलर है। तो इसका आंसर हो गया इज। ये हो गया 17 नंबर प्रश्न। 18 नंबर देखिए, पढ़ाई अच्छा शानदार सा। नाउ यानी इस समय भी हम वॉचिंग मूवी विथ आवर फ्रेंड्स, नाउ वी वॉचिंग विथ आवर फ्रेंड्स। इसमें अगर आप देखें, मैं ऑप्शन आपको दोबारा से डाल देता हूं। यहां पे देखिए, इज, आर, एम, वॉच। इन ऑप्शन की तरफ आपको नहीं जाना है बिकॉज इनकरेक्ट। नाउ वी वॉचिंग मूवी विथ आवर फ्रेंड्स, एडवर्ब क्या मिला आपको? सोचिए क्या एडवर्ब मिला, ध्यान से देखिए। आपको भी सर नव है ना, नव यानी अब, इस समय। और वर्तमान में जो एक्शन जारी होता है वो कौन से टेंस में आता है? कंटिन्यूस में आता है। अगर कंटिन्यूस में है तो नव वी वॉचिंग मूवी विथ आवर फ्रेंड, जिसमें मैंने वो पहले से दिया है, सिर्फ हमको फिलअप क्या करना है? एच भी करना है। जरूरी नहीं पेपर में हमको एच बी और एम बी दोनों पूछे, एम भी आ भी सकती है, एच बी फिलअप करवाया जा सकता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था, आपको पता है वो जो नहीं हो सकता। अब अपने पास तीनों प्रेजेंट की वर्ब है, आप कौन सा कट करोगे? एम कर दोगे। सर एम तो आई के साथ आता है, कि जो और आर बच गए तो वी प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्वेश्चन कितने हो गए? 18। 19 नंबर देखिए, माय सिस्टर, मेरी बहन, इन दी मार्केट, बाजार में, एट प्रेजेंट वर्तमान में, शॉपिंग की बात हो रही है कि मेरी बहन इस समय बाजार में शॉपिंग, इस समय बाजार में शॉपिंग, ऐसे थोड़ी कर दूंगा कर चुकी है, नहीं कर रही है। ठीक, एट प्रेजेंट इसमें एडवर्ब है अपना एट प्रेजेंट, जो उस समय की तरफ इशारा कर रहा है जो वर्तमान में चल रहा है। और एट प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्ब है। तो कौन सा आंसर आएगा? क्या शॉपिंग ले लूं मैं? नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एचवी के बगैर आईएनजी का प्रयोग होता ही नहीं। इसमें हैज शॉप्ड भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात चल रही है। आप कहोगे सर आप गलती कर रहे हो, आपने एक जैसे दो ऑप्शन डाल रखे हैं। हाँ ऐसा ही लग रहा है। आप कहोगे एक जैसे सर आपने दो ऑप्शन डाले हैं। नहीं, कहीं आपकी आंखें तो धोखा नहीं खा रही है, ध्यान से देखो। इज शॉपिंग, इज शॉपिंग, बी या सी, कौन सा होगा बेटा?
देखो बेटा ध्यान से देखो, अंतर दिया है मैंने, इसमें पी डबल किया और इसमें पी डबल किया है। टॉपिंग आईएनजी लगाओगे तो अंतिम लेटर क्या होगा, डबल होगा, जो अपना रूल है ना, एस एच ओ पी ई वाला, कि कोई भी वर्ब के अंत में आपको क्या मिले, कॉन्सोनेंट मिले। इससे पहले आपको क्या मिले, वोवल मिले। इससे पहले आपको क्या मिले, सॉरी कॉन्सोनेंट, ये देखिए दोबारा, सो ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गया वोवल और ये हो गया कॉन्सोनेंट। यानी कि अंत में कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट, आगे में कोई मतलब नहीं, तो आईएनजी लगाएंगे तो अंतिम लेटर क्या होगा, डबल होगा। इट मींस ये सिंगल पी वाला गलत है और ये अपना ऑप्शन क्या है, सही है।